हाँ। जब तक सभी पार्टिसिपेंट जुड़ते हैं, शर्मा साहब हम बात कर लेते हैं। आप जी 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 शर्मा साहब, एक्चुअली है कि बच्चे, बहुत सारे नए बच्चे हमारे पास इस वर्कशॉप में आए हैं। जी वो हेजिटेट हो रहे हैं सवाल पूछने में अभी से ही, है ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि एक बार सवाल कर लेंगे तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो निकल जाता है। थिएटर तो हमें ये चीज तो एग्जैक्टली सिखाता है सबसे पहले। तो इसलिए मैं एग्जैक्टली। खुद चाह रहा हूँ कि मैं पिछले 2-3 दिन से देख रहा हूँ कि बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं लेकिन वो सवाल नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। तो मैं इसलिए चाह रहा था कि मैं खुद ही उनको बोलूं कि आप कुछ भी बोले लेकिन सवाल, कुछ कुछ ना कुछ हाँ, तो सवाल सवाल जरूर जरूर करें। पूछे, हाँ सवाल जरूर पूछे। सवाल जरूर। जी जी ऑलमोस्ट मैं चाहूंगा कि ये ड्रैगन, अब पता नहीं उसके नाम क्या है, लेकिन हाँ यस एग्जैक्टली। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप अपना सवाल करें प्लीज, और अपना जी नाम सर, मेरा प्लीज थोड़ा सा बता दें। अपना नाम थोड़ा सा आगे ना क्लियर कर दे, अपना नाम थोड़ा सा बता दे, ताकि पता नहीं चल रहा है। ड्रैगन बोलना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है एक्चुअली। सर इट्स नॉट ड्रैगन, इट्स ड्रोगोन। गौतम नाम है सर मेरा, गौतम। ओके गौतम, आप सवाल कर सकते हैं शर्मा साहब से। मेरा रविंदर सर। आवाज बंद हो गई मेरी, आवाज बंद हो गई मेरी। सर अब आ रही है? हाँ हाँ ठीक है। पैरिपोना सर जी। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक है। बढ़िया हूँ सर। मेरा सवाल सर ये है कि हाँ बीइंग एन एक्टर सर, हमें इमोशंस के साथ खेलना आना चाहिए। हमें एग्जैक्टली इमोशंस अच्छे से ग्रैब करना आना चाहिए, ज्यादा अच्छे से फील करना आना चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन सर ये चीज ऑन स्टेज हेल्प करती है, लेकिन रियल लाइफ में यही, आप समझ रहे हैं सर? हाँ, ये नुकसानदायक है हमारे लिए बहुत, और बहुत होता भी ज्यादा। नहीं है हमसे, और हमसे हो भी नहीं पाता है। एग्जैक्टली ये मैंने खुद एग्जैक्टली सर। एज एन एक्टर मैंने जो फील किया है, एज ए डायरेक्टर नहीं, एज एन एक्टर। स्टेज पर जब मुझे कहा जाता है कि ये इमोशन लाना है, किसी की डेथ होगी, आपको वहां जाना है स्टेज पे, तो आपको वहां बैठना है उन लोगों के बीच में जहाँ डेथ हुई है, तो वहां पे इमोशंस बड़े अच्छे तरीके से आ पाते हैं। और जब रियल लाइफ में मुझे कभी जाना पड़ता है, मैं वहाँ कंफ्यूज हो जाता हूँ, अब क्या करूँ। और कई बार लोगों ने शिकायत की है, यार वो तो डेथ हो गई थी, वहां आया था, यार क्या मैं क्या किया यार वहाँ। मुझे माफी मांगनी पड़ती है जाकर, यार मुझसे नहीं हो पाता। शादी पे जाना है, अगर यही स्टेज पे शादी होगी, वहां एंजॉय करने का तरीका अलग होगा। जब मैं किसी की शादी पे पर्सनली चला जाता हूँ, वहां पे मुझे समझ नहीं आता कि अब मैं करूँ क्या। मुझे बिल्कुल, मैं ब्लैंक हो जाता हूँ दिमाग से। तो ये शायद सबके साथ होता है कि नहीं होता, पर मेरे साथ तो होता है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप स्टेज के ऊपर अच्छा कर पा रहे हैं, तो रियल लाइफ में ना ही कर पाए अच्छा तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि तो जो आपको एक वरदान मिला है भगवान की तरफ से, लाइक एक्टिंग का, उसका मिस यूज ना हो। उसे हम उसी कार्य के लिए रखें जहाँ जिसके लिए वो हमें दिया गया है। हम अपने मार्क्स कम आए हैं और डैडी के सामने एक्टिंग करके वो ड्रामा करते हैं, डैडी ये हो गया, क्या फायदा उसका यार। आपको भगवान ने वरदान दिया एक्टिंग का, तो वो आप वहीं पे सीमित रखें जहाँ उसका उपयोग हो रहा है। रियल लाइफ में लोगों को उल्लू बनाने के लिए मत करो। ये मेरा पर्सनल मानना सर इस चीज को मतलब ऐसे मतलब हम बैलेंस कैसे करें कि अगर मतलब सपोज एक छोटी सी एक वेब सीरीज देख रहा हूं मैं, तो है। उसमें कोई एक ऐसा सीन आया, मेरे साथ बैठ के चार लोग और देख रहे हैं, पर वो उस सीन पे कुछ नहीं उन्होंने रिएक्ट किया और मेरे यहाँ से बहने शुरू हो गए। हाँ, क्योंकि एक्टर क्योंकि मेरे को जितने लगता भी है हैं, शायद मैं इमोशनली वीक हूँ। नहीं, इमोशनल वीक होना जरूरी है एक एक्टर के लिए, मेरा मानना है पर्सनल। जब तक आप इमोशनली नहीं जुड़ रहे चीज के साथ,
आपके अंदर इमोशंस नहीं है तो आप एक्टर ही नहीं है। आपको स्क्रीन पे कोई हंस रहा है, कॉमेडी सीन चल रहा है और आप इन्वॉल्व हैं और आपकी हंसी जो है वो निकल रही है खुद ही ऑटोमेटिकली। आगे पीछे वाले हंस रहे हैं नहीं हंस रहे हैं, आप हंस रहे हैं खुलकर, इसका मतलब आप इमोशनली जुड़े हैं उस चीज के साथ और आपको इमोशन वो समझ आ रहा है जो एक्टर परफॉर्म कर रहा है। वो रो रहा है और आप भी अचानक रोना शुरू हो रहे हैं। इट मीन्स कि आप वो इमोशन समझ पा रहे हैं एज एन एक्टर। आप इतने भावुक हैं, आपका दिल इतना है या आपका दिमाग इतनी समझ है कि आप उस इमोशंस को ग्रैब कर पा रहे हैं। इसका मतलब आप भी उतने बढ़िया तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आपको वो इमोशन समझ आ रहा है। तो ऑडियंस के साथ शिकायत करने की हमारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑडियंस का हर एक का अपना अपना माइंड सेट होगा। वो अपने तरीके से फिल्म देख रहे हैं, कोई एंजॉय करने के लिए आया है, कोई टाइम पास करने के लिए आया है। तो हमें उनके साथ कोई शिकायत नहीं है। जो मेरे 4 दोस्त हैं वो चारों थिएटर से थोड़ी जुड़े हुए हैं, उन्हें हंसी आए ना आए, हमें उनसे क्या लेना देना। मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं जब कुछ चीज देख रहा हूँ मैं उसका कितना इन्वॉल्व हूँ। जंगल फिल्म तुमने देखी होगी शायद, राम गोपाल वर्मा की, फरदीन खान और उर्मिला थे उसमें। तो वो जब मैं मूवी देखने गया था, मुझे अभी भी याद है, शायद मैं छोटा ही था, स्कूल में ही स्कूल, हाँ 11th-12th में था। तो जब वो भाग के जा रहे होते हैं जंगल में और अचानक ना आगे पहाड़ खत्म हो जाता है, खाई होती है सीधे, वो गिरने वाले होते हैं दोनों। और मैं जब वहां बैठा हूँ थिएटर में ऑडियंस में और मेरी चीख निकल गई और सब मेरी तरफ देख रहे हैं। देखो कोई भी नहीं चिल्लाया, खाली मैं चिल्लाया अकेला। तो वो इमोशंस इतने थे, मैं इतना जुड़ गया था उसके साथ कि निकल गया। तो ऐसा एक्टर के साथ होना जरूरी भी है क्योंकि इमोशनली हमें उन चीजों के साथ अटैच होना चाहिए और जरूरी है हमारे लिए कि हमें इमोशनली पता हो कि ये चीज क्या कहनी चाहती है, इस भाव का अर्थ क्या है, ये भाव क्या कहना चाहता है, ये भाव किसके लिए है। तभी तो हमें वो रस पढ़ाए जाते हैं, 9 रस पढ़ाए जाते हैं एक्टिंग के, कि हमें हर एक रस का पता हो कि ये रस की उत्पत्ति कैसे करनी है हमें और ये रस को अपने अंदर ढालना कैसे है। तो ये जो आप ढाल रहे हो ठीक कर रहे हो, बहुत बढ़िया है ये। तो गॉड ब्लेस यू, आगे भी ढालते रहे, इमोशनल सर मेरे रहे क्वेश्चन हमेशा। था एक और। हाँ बेटा। सर कई बार क्या होता है कि फिल्म देख के हमें रोना आ जाता है, लेकिन जहाँ जहाँ पे जरूरत होती है वहां पे रोना ही नहीं आता है। कोई फिर हम गल नहीं, सोचते हैं यार फिल्म के टाइम तो इतना रोना आ रहा था, अब कहाँ गया वो, अब क्यों नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बेटा, तुम वहीं पे काम करो ना जहाँ तुम्हें करना है। अगर तुम्हें फिल्म देखते हुए आ रहा है, इट मीन्स कि तुम्हें अपने काम में मजा आता है, तुम जो काम कर रही हो वो तुम्हें समझ आ रहा है। तो रियल लाइफ हम्म हमें सोशल सोशल लाइफ समझ नहीं आ रही है। बड़े आर्टिस्टों के साथ दिक्कत रहती है, हमें सोशल लाइफ समझ नहीं आती है। हमें नहीं पता हम्म। लगता कि हमें अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ कैसे बात करनी है, अपने पापा के साथ कैसे करनी है। हाँ। हमें समझ ही नहीं पाते वो चीजें ना, कंफ्यूज हो जाते हैं। पर जब हम थिएटर में होते हैं हमें वो चीजें बड़ी आसानी से समझ आ जाती है। फिल्म देख रहे हम्म होते हैं वो चीजें बड़ी आसानी से समझ आ जाती हैं। फिर बड़े हम्म। आर्टिस्टों के साथ दिक्कत होती है। और हो रहा है तो होने तो बाद में देखते हैं लाइफ क्या सिखाएगी और सर आपको। एक चीज, अभी आप एक बच्चे हो। आपसे, हाँ जी हाँ पूछिए। जी सर, सर एक ये और भी पूछना था यही कि जैसे कि अब हम सब फ्री हैं अभी, मतलब कुछ करने को हाँ नहीं है इतना कंस्ट्रक्टिव, तो आप कुछ हमें टिप्स दें। जैसे कि मेरा अभी क्वेश्चन रह गया था, मीटिंग खत्म हो गई हाँ। पहली जो थी, तो आप हमें बताएं क्या पढ़े। मतलब पढ़ना तो हमें पता है क्या है, फिर भी ऐसे थोड़ा कि अपना करेक्टर बिल्डअप के लिए या एक्टिंग में थोड़ा ऐसे क्या पढ़ना चाहिए, कुछ स्क्रिप्ट्स, कुछ रीडिंग बुक्स, समथिंग। तो बच्चे मैं जब से पढ़ रहा हूँ ना, तब से मैं कुछ चीजें सुनता आया हूँ कुछ लोगों की कि ये बकवास किताब है, ये अच्छी किताब है। मेरे हिसाब से कोई भी किताब बकवास से अच्छी नहीं है, वो आपको एक्सपीरियंस तो देगी। नाटक भी कोई जी सर। बकवास या बढ़िया नहीं होता। नाटक नाटक ही होता है, वो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस जरूर देगा। जब आप बकवास चीज पढ़ेंगे आपको ये समझ आएगा कि ये अच्छा, ये तो बकवास है। जब आपको ये समझ आ गया ये बकवास है, इट मीन्स कि आपका सेंस थोड़ा बन चुका है, ये बढ़िया है। ये जाने दो आप अगली ग्रेडिंग के लिए, जब आप लगभग 10-15 साल काम कर चुके होंगे इस इनिशियल स्टेज में, आपको जो मिलता है पढ़िए। ओके सर। पढ़िए, उसे एंजॉय कीजिए, उसे समझने की कोशिश करो। एक्टिंग का जो आप कह रहे हैं कि हमें घर में बैठकर किस तरीके से आप अपने स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, जी आप सर। ऐसा करेंगे जब स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना, कोशिश करें कि हम्म। हर एक जो लाइन है, हर एक डायलॉग जो है, जो करेक्टर्स दिए हैं उन्हें अलग अलग टोन में पढ़ने की कोशिश करो। उसका सेंस क्या निकल रहा है उसे छोड़ दो, भूल जाओ। ओके सर। आप सिर्फ ये कोशिश करो कि मैं उसे अलग अलग तरीके से पढ़ सकूं। फिर जब नेक्स्ट रीडिंग करो उसे समझ कर करो थोड़ी सी। फिर देखो उन कैरेक्टर्स की टोन जो तुमने बनाई थी क्या वो सूट कर रही है, क्या वो उसे सपोर्ट कर रही है उस कैरेक्टर को, नहीं कर रही, उससे फिर तीसरी रीडिंग में आओ। धीरे धीरे तुम्हें समझ आ जाएगा कि किस कैरेक्टर को किस ढंग से हमें निभाना है। पर टाइम लगेगा और कॉन्सेंट्रेशन उसमें 100% चाहिए। अपना कॉन्सेंट्रेशन मत हटाना कि तुम ये सोचो कि कैजुअली पढ़ लिया। कैजुअली पढ़ने में और पढ़ने में अंतर है। जब पढ़ना है तो उसे फिर ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से, ताकि आप उसे समझ सकेंगे मैं पढ़ क्या रही हूँ। एक लाइन के 10 मीनिंग आपको समझ आने चाहिए। मैंने क्यों
क्यों बोला है। जब पीके में वो कहता है कि आपका यहाँ धरती पे लोचा है, कि वो एक ही बात के एक्सप्रेशन के साथ शब्दों का मतलब बदल जाता है ना? तो वाक़ई शब्दों का मतलब हमारे एक्सप्रेशन के साथ बदलता है। तो वो हमें समझना है कि जो लिखा हुआ है, इस बात का एक्सप्रेशन, इस शब्द का एक्सप्रेशन, इस बात के साथ कौन-से वाला एक्सप्रेशन सूट करेगा या क्या होना चाहिए। तो वो आपको धीरे-धीरे खुद ही समझ आ जाएगा। अभी आप ये करते रहिए, वो वक़्त जहाँ नहीं समझ आता उसे लाइनिंग अंडरलाइन करते रहो, तो फिर किसी एक्सपर्ट के साथ जब मिलोगे तो उससे ये क्लियर कर सकते हैं। जी सर। ठीक है? ओके सर। जी, अविनीश दुबे जी। अविनीश दुबे जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। गुड आफ्टरनून सर। वेरी दुबे गुड सर आफ्टरनून। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर। रविंद्र शर्मा साहब, आप दुबे जी। जी को जानते होंगे शायद पहले से ही। जी सर, हम बिल्कुल लोग सर। मिले हैं, हम लोगों ने काम किया है सर। जी दुबे जी, आप बात कर सकते हैं। हाँ, मैं दीपिका जी को कुछ बोलना चाहूँगा। उन्होंने अभी रविंद्र सर से क्वेश्चन किया था कि अगर लॉकडाउन में हम हैं, अकेले हैं, तो क्या करें? बहुत अच्छा जो जी। है सजेशन दिया रविंद्र सर ने कि कुछ पढ़िए और पढ़िए। दीपिका, मैं एक साउंड इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। फिल्म इंडस्ट्री में मुझे लगभग 22-23 साल हो गया। और जो रविंद्र सर ने बोला ना कि एक्सप्रेशंस, वर्ड डिलीवरी, आप शब्द को आप बोलते हैं उसके साथ किस टोन में आप डिलीवर कर रहे हैं, उससे आपके एक्सप्रेशंस चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलता हूँ क्या, 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 तो ये चीज़ है जिस तरीके से हम अपनी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, जिस तरीके से शब्द को हम जो है डिलीवर कर रहे हैं, उस तरीके से उससे जो है उस टोन से हमारे एक्सप्रेशंस जो है चेंज होते हैं। ये एक मैंने आपको बताया एक ऑडियो एंड एक्टिंग रिलेटेड कैमरा के सामने। सॉरी, मैं थिएटर से उतना जुड़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन थिएटर के लोगों से मैं बहुत जुड़ा रहा हूँ। और मैं आपको एक जैसे एक बड़ा छोटा-सा आपको एक तरीका बता रहा हूँ दीपिका जी, कि आप जी अगर सर। घर में हैं, आज इतना बढ़िया मीडियम है हमारे पास मोबाइल। जी ओके, सर। फ्री टाइम में मस्त आप अपना मोबाइल ट्राइपॉड पे लगाइए, एक्ट हम्म। कीजिए। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, इलेक्ट्रॉनिक है, आप 10 बार रिकॉर्ड करके आप एक ही एक पैरा का एक आप डायलॉग चूज़ कीजिए, उसको अलग-अलग वेरिएशन में डिलीवर कीजिए, उसको रिकॉर्ड कीजिए। देखिए, एक के बाद एक प्ले करके देखिए। आप खुद जज कर पाएँगे मैंने किसने अच्छा किया। फिर बाकी को डिलीट कीजिए। देन इस तरीके से आप अपनी एक्टिंग स्किल को बढ़ाने के लिए आप प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं। इस लॉकडाउन का इस टाइम में जो आपको फ्री टाइम मिला है, उसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। रविंद्र सर, क्या बोलते हैं आप? बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। हाँ, इससे हम जब अपने आप को खुद देखते हैं, तो हम जी। ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने आप को एनालाइज़ कर सकते हैं। नहीं, पहले पहले क्या होता था सर, एक सजेशन दिया जाता था कि आप मिरर के सामने एक्टिंग करो। मिरर के बट सामने मिरर के एग्ज़ैक्टली। सामने एक्टिंग करके आप रिप्ले नहीं देख सकते। रिप्ले नहीं अब देख हमारे सकते। पास हाँ, रिप्ले नहीं देख सकते। अब हमारे पास इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत अच्छा सजेशन ये साधन है, मोबाइल जैसी चीज़ है। हम उस पे एक्ट करके आप उसको रिकॉर्ड करके 10 बार 15 न फाइल बना के उसको फिर रिप्ले करके देख करके आप खुद जज कर सकते हैं कि मैंने किसमें अच्छा किया। 2-4 लोगों को और दिखाइए कि ये 10 में से देखो, आपने 10 फाइल बनाई, 10 में से खुद जज करके 5 रखो, 5 डिलीट कर दो। उसके बाद उन 5 को अपने दोस्त को या जिनको थिएटर से, जिनको एक्टिंग से, इन चीज़ से जो है इंटरेस्ट है, उनको दिखाओ। उससे उनसे जो सजेशंस लो कि इसमें कौन-सा जो है वेरिएशन मेरा अच्छा लगा। तो फिर वहाँ पे आपको कनेक्ट ये करना है कि मेरी ये स्क्रिप्ट थी, मैंने ये मेरा कैरेक्टर था, इसको मैंने इस तरीके से डिलीवर किया, लोगों को पसंद आया। तो आप फिर फ्यूचर के लिए कि इस टाइप का कैरेक्टर है तो मुझे इस टाइप से डिलीवर करना जो है ये मुझे हेल्प कर रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जितने भी नए बच्चे हैं जो एक्टिंग के लिए जो है उत्साहित हैं, जो है परफॉर्मर बनना चाहते हैं, स्टेज परफॉर्मर या परफॉर्मेंस जो है इसमें फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक चीज़ मैं और एक सजेशन है मेरा। आप कहीं पे भी जाएँ, किसी पार्टी में जा रहे हैं, किसी की डेथ हो गई, उसके फ्यूनरल में जा रहे हैं, तो 100 लोग होते हैं। आप वॉच कीजिए, एक एक्टर के लिए,
ना ही एक एक्टर की वॉच कीजिए, उसमें कहीं ना कहीं उन 100 लोगों में, 25 लोगों में, 50 लोगों में एक ना एक कोई आपको डिफरेंट कैरेक्टर दिखेगा, वो अलग ही होगा सबसे। होता है ऐसा, होता है। आप उसको वॉच कीजिए, उसको रीड कीजिए, उसको एब्जॉर्व कीजिए, और इस तरीके से ये सोच के एब्जॉर्व कीजिए कि कल को अगर मुझे इसके जैसे एक्टिंग करनी हो तो मुझे कैसे करना है, वो सोच के उसको एब्जॉर्व कीजिए। तो ये आप इसको एब्जॉर्व करेंगे तो आपकी एक्टिंग स्किल, एक कैरेक्टर को समझने की स्किल आपकी डेवलप होती है। तो अगर मेरी ये बातें सही लगी हो तो मैं चाहूंगा कि भाई इसको थैंक जो यू है, सर। हाँ, हाँ, सर मेरा एक जी सवाल है थैंक यू। आपसे। जी सॉरी। अ, अभिनय कलामंच सर, आई डोंट नो योर नेम बट मेरा एक सवाल है आपसे। जी शर्मा साहब, आप सवाल है आपके लिए। हाँ हाँ गौरव पूछो। सर एक चीज है कि यू आर नॉट हियर टू वेस्ट योर टाइम सर। 10 मिनट तो एक्चुअली अविनाश दुबे जी ले चुके हैं। वी आर हियर टू सॉरी आस्क यार। द क्वेश्चन टू रविंद्र शर्मा, नॉट टू आंसर द क्वेश्चन सर। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको बताना है कुछ तो आप इंटरव्यू लीजिए ना, मतलब हम लेंगे आपका, जैसे ले रहे हैं अभिनय कलामंच। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट इंटरव्यू में आप आइए, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। इसको बंद कर। सपना आप यार ये क्या है? बेटा ये भी मैं बता दूं कि जो दुबे जी हैं ये भी एक्सपर्ट हैं, एज एन एक्सपर्ट ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। ये इंडस्ट्री से हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो सीनियर आदमी हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे, है ना। सर जी वही मैं भी बोल रहा सपना हूँ ना आप सर, अपना आपका एक्सपीरियंस। आप अपना सवाल पूछें, आप अपना सवाल पूछें, आपके पास जो सवाल है आप अपना सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून सर। हाँ मेरा वेरी नाम गुड सपना गुड है। आफ्टरनून। मेरा नाम सपना है और मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि अगर हमें सिनेमा या टीवी पे जाना है तो क्या हमारे लिए थिएटर करना इम्पोर्टेंट है? मतलब थिएटर तो के बिना हम सिनेमा या टीवी पे नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? डेफिनेटली जा सकते हैं। वो आपके स्किल्स के ऊपर निर्भर करता है। तो जरूरी नहीं है आपको थिएटर करके ही सिनेमा में एंट्री मिलेगी। कितने एक्टर आपने देखे हैं सिनेमा में? कितने एक्टर्स हैं जिन्होंने थिएटर का बैकग्राउंड जीरो है उनका? बहुत से एक्टर आपको मिल जाएंगे। तो वो जरूरी भी नहीं है कि आपको थिएटर करना ही करना है। ये थिएटर तो कुछ पागल लोगों के लिए है जिनके सिर्फ एक जुनून सवार होता है। कुछ लोग उसमें सोचते हैं कि हम थिएटर से थोड़ी ट्रेनिंग लेकर अगर सिनेमा में जाएंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी, हम जल्दी चीजें समझ पाएंगे। डायरेक्ट सिनेमा में भी जा सकते हैं अगर हमारे पास स्किल्स हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जा सकते हैं डायरेक्ट। मैं कट शॉट ही करूंगा। जैसे जो अच्छे ढंग से आप सर्वर सर से, मीर सर्वर सर से पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट सिनेमा में जा सकते हैं। ये मैं आपको बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप बिना थिएटर के भी जा सकते ओके, थैंक यू सर। हैं। जी विशाल भगत जी, विशाल जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं शपथ साहब से। विशाल भगत। विशाल जी मेरी आवाज आ रही है आपको? सर मैं पूछूं? आलिया यस आप पूछ सकते हो बेटा। ओहो आलिया शायद आपकी नेटवर्क में आवाज प्रॉब्लम नहीं आ है। रही है। आलिया बेटा आप नेटवर्क में नहीं हो, आपकी आवाज नहीं आ रही। आलिया आपकी आवाज नहीं आ रही, आप नेटवर्क में नहीं हो। आलिया अगर आप अपना सवाल चैट में कर सकते हैं तो वो हम शर्मा साहब से पूछ सकते हैं। अगर आप चैट में लिख के अपना सवाल भेजें, आपकी वहां पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी और कोई है कि जो शर्मा साहब से और सवाल करना चाह रहा है?
अपना डाउट्स क्लियर करना चाह रहा है? जी, और कोई सवाल करना चाह रहा है? विशाल, आपको आवाज आ रही है? विशाल? सर मेरा एक सवाल है। हाँ, हाँ, प्लीज पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ठीक है। सर जैसे आपने, हाँ बढ़िया सर बढ़िया। हाँ सर आपने जैसे अभी बताया कि एक आर्टिस्ट को ऑनेस्ट रहना चाहिए, हाँ तो ना कि सिर्फ थिएटर में ही, अपने रियल लाइफ में भी। हाँ कुछ लोग होते हैं ना, मतलब जो कि थिएटर में ठीक होंगे लेकिन बाहर आके ना आपके इमोशंस का खेलते हैं, वो ऑनेस्ट नहीं रहते हैं। हाँ हाँ तो इस चीज़ से मैं मतलब कुछ जानना चाहूंगा आपसे। हाँ। देखो गौतम, उसमें दो तीन चीजें रहती हैं। एक होता है कि क्या वो डेलिबरेटली कर रहा है या उसका नेचर ही वैसा है। और कभी कभार होता है कि आप लाइफ के एक्सपीरियंस से बहुत सीखते हैं। आप किसी एक नए आदमी के पास चल जाएं, वो हो सकता है कि ऐसा कर दे, पर जैसे जैसे वो थिएटर में घुसता जाता है, करता जाता है, एक्सपीरियंस होता जाता है ना, तो उसे धीरे धीरे लाइफ समझ आती है। तो डेफिनेटली चेंज होता है हर एक आदमी, तुम भी, मैं भी, कोई भी जो भी थिएटर कर रहा है ईमानदारी से। तो जब हम ईमानदार नहीं है काम के साथ ना, चाहे हम आज तुम उस आदमी से मिलो, चाहे 20 साल के बाद मिलो, वो तभी तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलेगा। आज भी खेल रहा तब भी खेलेगा, अगर वो ईमानदार नहीं है। अगर ईमानदार है तो हर आदमी, हमारा एक ह्यूमन टेंडेंसी है और एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। टाइम आपको बहुत चेंज करता है। तुम्हें भी एज एन एक्टर जो मैंने देखा है, तुम्हारी स्टार्ट से लेकर अभी तक जो तुम्हारे के अंदर चेंज आया है, वो सीरियसली, मैंने उसके लिए पहले भी तुम्हें कहा था कि वो बहुत बहुत बढ़िया चेंज है, एक पॉजिटिविटी की तरफ है। जो तुम शुरू में एक नॉन सीरियस बच्चे थे 11 12 के, आए आए रिहर्सल नहीं आए नहीं आए, पर अब जो काम करते हो तुम, उसमें और पहले वाले में जमीन आसमान का अंतर है। वो चेंज आई, तुम अपने काम के साथ और ज्यादा ईमानदार हो। वैसे हर एक आदमी होता है, मैं किसी भी आदमी के ऊपर उंगली नहीं उठाऊंगा कि हर आदमी किसी इमोशन के साथ खेलता है। हो सकता है किसी टाइम उसकी मजबूरी भी हुई हो कि वो तुम्हारे साथ इमोशनली खेल रहा हो, बट अगर उसे लाइफ की समझ आ चुकी होगी, वो ऐसा नहीं करेगा। और हाँ, जो थिएटर प्योरिटी से कर रहा है, ये मैं गारंटी देता हूँ, आज नहीं तो कल वो वाकई कुछ ऐसा नहीं करेगा कि जिससे किसी के इमोशनल का खेले, क्योंकि वो समझता है इस चीज को, क्योंकि उसने वो खुद भोगा होता है, उसे खुद पता होता है कि किसी के इमोशनल के साथ खेलना कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा धोखा है किसी के साथ भी। अगर मैं एज एन एक्टर ईमानदार हूँ, मुझे एज एन ह्यूमन बीइंग भी ईमानदार रहना है। अगर तुम मेरे पे ट्रस्ट करके आ रहे हो या वो बंदा तुम पे ट्रस्ट करके आ रहा है, आप दोनों को एक दूसरा ट्रस्ट बना के रखना है। थिएटर में यही सिखाता है। तुमने मुझे एक पानी का गिलास देना है स्टेज के ऊपर, और मेरा उसके बाद डायलॉग है पानी गर्म। मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ कि तुम मुझे पानी का गिलास देने आओगे, और तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो कि मैं पीने के बाद बोलूंगा पानी गर्म। अब मैं बैठा हूँ स्टेज पर, तुम आओगे ही नहीं, वो नाटक वहीं का वहीं रह गया। वैसे ही रियल लाइफ भी है हमारी। हमें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना थिएटर सिखाता है, और जो करता है ईमानदारी से वो इस चीज समझ आता है, सीख जाता है। और जो ईमानदारी से नहीं करता वो नहीं सीख पाता कभी। तो ये मैन टू मैन वेरी करेगा ये भी हमेशा। थैंक यू। बिल्कुल सही बात है जी। हाँ अंजलि, आप कुछ पूछ रहे थे? हेलो सर। हाँ जी बेटा। जैसे अभी हम फिलहाल थिएटर नहीं कर पा रहे हैं ये कोविड के दौरान, लेकिन हम मतलब एक तरफ फंस जाते हैं कि हाँ हम एक प्ले कर रहे हैं, अभी हम एक थिएटर ग्रुप के साथ जुड़े हैं, लेकिन आगे कैसे बढ़े, मतलब कहीं ना कहीं स्टक हो जाती है थिएटर। अगर हम थिएटर ही आगे करना चाहें, या तो अगर हम सिनेमा की तरफ जाना चाहें, जैसे आपने कहा लड़का हो या लड़की, अर्निंग इम्पोर्टेंट होती है, तो हम स्टक हो जाते हैं। अब थिएटर से हमें, एक तो मन हमारा थिएटर है एक्चुअली, ज्वाइन ही इसीलिए किया था कि जो पहली बार किया तो ऐसी खुशी कभी नहीं मिली कुछ करने में जितनी जो थिएटर करने में मिली। लेकिन अब हम, जैसे अब एज भी हो जाती है सबकी, अब टाइम आगे होता जा रहा है, तो अर्न नहीं कर, तो हम उसके लिए क्या करें? उसके लिए वो राधिका को यही कह रहा था कि उसमें हमें कोई ना कोई विकल्प ढूंढना पड़ेगा अपना। हमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि मेरे अंदर थिएटर के अलावा और क्या स्किल है, अगर मुझे सिर्फ थिएटर ही करना है। तो जैसे मैंने कहा कि स्कूल कॉलेजेस में इनिशिएटिव लो। शुरू में हो सकता है आपको फ्री में क्लासेस लेनी पड़े,
वहां से आपको कुछ भी ना मिले, बट आपको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, वहां जाकर वो इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि अगली बार वो आपको पेमेंट देकर बुलाए वहां पर, वैसा उस तरीके से आप एक कमा सकते हैं। दूसरा, अभी हमारे जम्मू में उस तरीके से सिनेमा का और टेलीविजन का भी वो स्कोप नहीं है। पहले जब दूरदर्शन यहाँ हुआ करता था तो बहुत स्कोप होता था काम करने का। तो मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं उस टाइम सक्रिय था, मैं काम कर रहा था थिएटर का, पर मैंने दूरदर्शन नहीं किया कि मेरी अपना ही कमिटमेंट थी थिएटर के साथ कि मुझे थिएटर ही करना है। तो शायद मेरे पेरेंट्स मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहे थे तभी मैं उस सही नहीं, बट आज की डेट में जब मैं खुद मैरिड हूँ, एक बच्ची है, तो आज मुझे भी सोचना पड़ता है कि अब जब मैं थिएटर नहीं कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँ। मेरा होली सोली मैं डिपेंडेंट थिएटर के ऊपर हूँ। अब मुझे कोई ना कोई विकल्प ढूंढना है। अब जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, अब मैं क्या करूँ, स्कूल कॉलेज तो बंद है, अब मैं वहां जाके क्लास ले नहीं सकता। मैं अपनी पर्सनल बात सुना रहा हूँ, सबके साथ ऐसा ही है जो थिएटर करने वाला है। अब इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ। अब कुछ ना कुछ इनिशिएटिव आपको ऐसा लेना पड़ेगा, जहाँ तो आपको खुद बाहर निकलना पड़ेगा, जहाँ आपको वो ढूंढने पड़ेंगे विकल्प, या फिर खुद ही जैसे आज का विकल्प, जैसे अभी अविनाश सर ने भी कहा, सबसे बड़ा हमारे पास मीडियम है आजकल टेलीविजन का, सिनेमा का, कैमरा सबके पास है, मोबाइल में भी है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। मेरे पास तो है इसलिए मैं कह रहा हूँ, अदरवाइज मोबाइल के कैमरे भी 4K आ रहे हैं आजकल, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो आप कुछ बढ़िया सा सोच कर, कुछ ऐसा थॉट लेकर आप अपना एक सिनेमा शुरू कर सकते हैं, अपना कुछ शॉर्ट मूवी से शुरुआत कर सकते हैं। बड़े OTT चैनल्स हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कि भैया ये हमने मूवी बनाई है, देखिए क्या आपके चैनल पे लगने लायक है। तो अगर आपने काम ईमानदारी से और बढ़िया किया होगा तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अर्निंग हो जाएगी। और अगर आपने स्टडीज जैसे आपने लॉ की है या कुछ और प्रोफेशन किया हुआ है, तो आप वो प्रैक्टिस थोड़ी सी करते रहे साइड पर, ताकि वो आपका पॉकेट चलता रहे, पॉकेट ना बंद हो किसी तरीके से। थिएटर करते रहिए। नसीर का भी मैंने सुना था इंटरव्यू, वो कह रहे थे एक बार कि मैंने कुछ घटिया फिल्में की हैं, नाम नहीं लूंगा, पर वो सिर्फ इसलिए की हैं ताकि मेरा पॉकेट चलता रहे, मेरा खाना चलता रहे, बाकी मेरा प्यार जो है थिएटर ही है। तो उनसे सुना था मैंने एक बार। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, कुछ ना कुछ विकल्प ढूंढना ही पड़ेगा। हाँ, थैंक यू बिल्कुल वो वेरी रखना ही मच। पड़ेगा। ओके। जी, ये मैं आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, राजेंद्र जी अगर आप सवाल करना चाह रहे हैं। जी राजेंद्र जी। कौन राजेंद्र? हरजिंदर? हरजिंदर जी। कहीं चला गया पता नहीं। नहीं नहीं सर, ठीक है सर। एक्चुअली फोन बैटरी टोटल लो है, तो मैंने इसको हेडफोन निकाल के उस पे लगाया है, क्या कहते हैं, चार्जिंग पे। आप कंटिन्यू करिए सर। हाँ जी। रोहित, नीरज से ले लो, नीरज से ले लो। नीरज जी, आप सवाल करना चाह रहे हैं क्या? नीरज जी। जी एक सवाल कर सकता हूँ सर? जी हाँ, ये आखिरी सवाल होगा, इसके बाद हम मीटिंग क्लोज करते हैं। जी सर। जी नीरज जी पूछिए। हाँ जी रविंद्र सर, मेरा आपसे एक सवाल है, ये मेरी पर्सनल थोड़ी सी प्रॉब्लम है मुझे खुद को। जी सर, ये है कि थिएटर में बहुत सालों से कर रहा हूँ, और मुझे शादाब सर ने बहुत बार बोला कि हर जगह तेरे साथ शादाब नहीं बैठा होगा जो तुझे समझा पाएगा। सर, मुझे कोई भी कैरेक्टर जो होता है उसको समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम। तो हो सकता है किसी आर्टिस्ट को इतना टाइम ना मिलता हो समझने के लिए, तो मुझे शादाब सर दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं, और इन्होंने मुझे एक बार नहीं हजारों बार बोला है कि पुत्र हर जगह तेरे साथ शादाब नहीं जाएगा। तो उसके लिए सर मैं क्या करूं? शादाब सर से तो बहुत डांट खाई है इसके लिए। डांट क्या, थप्पड़ भी खाए हैं। हमारी टीम में भी एक एक्टर है, वो इस समय है हमारे यहाँ पर भी, अजय तमंग। उसके साथ भी ये दिक्कत है, उसे भी स्क्रिप्ट बहुत लेट समझ आती है, बहुत लेट वो उस पर काम कर पाता है, पर जब वो करता है काम तो फिर क्या खूब करता है वो ना, मजा आ जाता है उसे देखने का। बट उसके साथ ये दिक्कत है कि उसे टाइम लग जाता है समझने में। सर मेरा ये है कि स्क्रिप्ट के मामले में मुझे आप कहो कि मेरे खुद के डायलॉग छोड़कर मुझे पूरी स्क्रिप्ट याद होती है, सबके डायलॉग याद होते हैं, ये मेरे में है। बट मुझे वो अपना ही कैरेक्टर समझने में शादाब सर की बड़ी मदद करनी पड़ती है। मैं वही कह रहा हूँ, वही कैरेक्टर समझने की बात कर रहा हूँ। अजय वो है, दूसरा इसी का बंदा है वो कैरेक्टर समझने की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो कैरेक्टर समझना है ना अंजलि, हाँ कैरेक्टर समझने की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो उसमें भी ये दिक्कत है कि कैरेक्टर समझने में टाइम लगता है। अब कैरेक्टर समझने में है क्या, आपको पहले मैंने जो कहा कि आपको शून्य पे आना बहुत जरूरी है, जीरो पे आना बहुत जरूरी है। आपने स्क्रिप्ट पढ़ लिया, बहुत बढ़िया है,
आपने स्क्रिप्ट को समझ लिया, ये भी बहुत बढ़िया, उसके बाद भूल जाओ। तो भूल जाओ ना आपने क्या पढ़ा है, क्या समझा है स्क्रिप्ट में, अपने कैरेक्टर को पढ़ो। जो आपने स्क्रिप्ट पढ़ा हुआ है ना, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा रहेगा, वो जाएगा कहीं पे नहीं, क्योंकि हम है इंसान ही है, वो कहीं ना कहीं हमारे बैक पे यहाँ प्रिंट रहेगा। आप जब फिर अपने कैरेक्टर को पढ़ेंगे ना, आप से आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि स्क्रिप्ट में ये कैरेक्टर क्या कर रहा है, इसकी क्या भूमिका है, इसकी कितनी अहमियत है। इसका जैसे मैंने अभी गौतम को बताया कि एक गिलास पानी लेकर आना, वो एक गिलास पानी लेकर आना वो किस मूड में है, क्या वो गुस्से के मूड में पानी का गिलास लेके आ रहा है, प्यार से लेके आ रहा है, या उसका मन नहीं है वो स्टेज पे आ रहा है, क्या है, क्या मोटिव क्या है उसका, वो तब समझ आएगा जब आपने जैसे कहा कि पूरी स्क्रिप्ट आपको समझ आ जाती है, डायलॉग सारे आपने पढ़ लिए, याद हो गए आपको अच्छे ढंग से, वो सब कुछ बढ़िया है। उसके बाद जो भूल कर आप फिर से पढ़ेंगे अपने सिर्फ अपने कैरेक्टर को, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा, आपको अपने आप उसका एक ना आउटलुक तो दिखना शुरू हो जाएगा कि उसका कॉस्ट्यूम कैसा होगा, उसकी चाल कैसी होगी, उसका हेयर स्टाइल कैसा होगा, उसकी मूछें कैसी होंगी, होंगी या नहीं होंगी, वो सबके सब आपको दिखना शुरू, विजुअल बनना शुरू हो जाएगा। जब आप वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद भूल जाएंगे, फिर अपने कैरेक्टर को सिर्फ पढ़ेंगे। ये एक बार प्रैक्टिस करके देखो 2-4 बार, डेफिनेटली होगा। ये मैं मानता हूँ, 100% मानता हूँ, डेफिनेटली होगा। बट हाँ, ये बात हमेशा याद रखना, जब आप अपना कैरेक्टर बना लेते हो अपने से, उससे डायरेक्टर के साथ जरूर डिस्कस करो, क्या डायरेक्टर ने जो कंसीव किया हुआ है और जो मैंने कंसीव किया है, ये दोनों सेम बैठ रहे हैं कि नहीं। नहीं बैठ रहे तो वहां कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, उस पर भी काम करना जरूरी है। एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रिप्ट नहीं चलेगा, ये दिमाग में रखना हमेशा। स्क्रिप्ट हमेशा डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगा, क्योंकि डायरेक्टर ने जो कड़ियां बांधी हैं, जिस ढंग से उसने डिजाइन करना है, वो उसका एक विजन है पूरे का पूरे नाटक को लेकर। कैरेक्टर को लेकर जो विजन है वो एक्टर का है, उस एक्टर को डिस्कस करना है डायरेक्टर के साथ कि सर मैंने जो पढ़ा है, पहले स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे ये समझ आया स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद मैंने अपना कैरेक्टर पढ़ा, मुझे अपना कैरेक्टर ये समझ आया, तो क्या जो मैं समझ रहा हूँ आपके अकॉर्डिंगली मैं सही दिशा में हूँ या नहीं। उसके लिए शादाब सर चाहिए। जी वो सर। अगर आप कहीं शूटिंग कर रहे हो ना, तो वहाँ शूटिंग में भी जो डायरेक्टर बैठा है वो आपको चाहिए ये इस डिस्कशन के लिए स्पेशली, कि जो मैंने कंसीव किया है कैरेक्टर, क्या वो आपकी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली ठीक चल रहा है। क्योंकि एट द एंड जो है जो जिसे कहते हैं हम क्या, वो शिप का क्या होता है, वो क्या बोलते हैं उसे, एक कहावत है बहुत पुरानी, कैप्टन ऑफ द शिप, वो डायरेक्टर ही है। तो वो उससे आपको पूछना ही पूछना है फाइनली। बट ये आप एक्सेस कीजिए थोड़ी देर के लिए, एक्सेस पक्का करो अपने साथ, डेफिनेटली आपको अपना कैरेक्टर दिखेगा। आपको शादाब सर से वो उस तरीके की डिस्कशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अगले लेवल की डिस्कशन करने की जरूरत पड़ेगी। आप सर करके ऐसा हुआ था सर, एक बार मुझे हाँ। किसी और के साथ काम करने का मौका मिला, तो हाँ। मुझे जब मेरा कैरेक्टर समझाया गया तो मैंने शादाब सर से बात की, सर ये ऐसा ही चलेगा ना, तो उन्होंने कहा हाँ। अब तेरा डायरेक्टर मैं नहीं हूँ, अब वो है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, ये कभी मत करना। इससे क्या है कि आपने जो पूछा है, जैसे सपोज आपने मेरे से पूछ लिया कि सर ये कैरेक्टर ऐसा चलेगा, मैं तुम्हें अपनी इंटरप्रिटेशन दे दूंगा, ठीक है। जी शादाब सर। सर ने बहुत इंटेलिजेंट जवाब दिया था कि तुम्हारा डायरेक्टर मैं नहीं हूँ, वो है। बहुत इंटेलिजेंट जवाब था। तुम मुझसे पूछते, मैं तुम्हें बताता ये ऐसा है, तुम जाके लड़ पड़ते डायरेक्टर के साथ वहां सेट के ऊपर, वो तुम्हें जी कहता सर। भैया तुम घर जाओ, मैं किसी और से करवा लूंगा। तो ऐसा नहीं है, वो जो डायरेक्टर कर रहा है, जो भी जिस डायरेक्टर के अंडर आप कर रहे हैं, उसी से पूछिए। आपको उससे बेटर राय कोई नहीं देगा, ना आपका दोस्त देगा, ना आपका को एक्टर देगा। कई बार हम ये भी बेवकूफी कर देते हैं, हम अपना कैरेक्टर पढ़ने के बाद अपने जो साथ वाला एक्टर को एक्टर उससे डिस्कस करते हैं, यार मैं ठीक कर रहा हूँ, तो को एक्टर को अपना कैरेक्टर नहीं समझ आ रहा, वो तुम्हें क्या समझाएगा। तो क्यों ना डायरेक्टर से पूछ लो जाकर, डायरेक्टर से पूछ लो, वो तुम्हें एक अच्छी राय देगा, वो तुम्हें बताएगा कि हाँ सही दिशा है या नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मेरा एक सवाल है। हाँ जी, हाँ जी, रविंद्र सर। जी हाँ जी, सर, एक पूछिए। एक्टर्स क्रिएटिव लिबर्टी जो एक टर्म है, एक्टर्स क्रिएटिव लिबर्टी, वो कहाँ हाँ। तक हमें मतलब सीमित रखनी चाहिए? क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ सर, छोटा सा, कि जम्मू का एक बहुत बड़ा नाम है एक यूट्यूब कम्युनिटी में, उस बंदे के साथ मैं एक नाटक कर रहा था, मिडसमर नाइट ड्रीम। तो उस बंदे ने एक हफ्ते में, हमने उसके ऑलमोस्ट 12 परफॉर्मेंस किए हैं, और 12 के 12 दिन उसने कुछ ना कुछ ऐसा किया जो किसी को नहीं पता था ये करने वाला है। देखो, एक्टर्स क्रिएटिव लिबर्टी को हमें कहाँ तक सीमित रखना चाहिए? क्रिएटिव लिबर्टी को मैं कहता हूँ कि वो होनी चाहिए एक्टर के अंदर, बट आपको उससे पहले अपनी टीम के साथ वो एक बार करके जरूर डिस्कस करना चाहिए। ऑन स्पॉट आप करोगे, आप उसमें स्मार्ट नहीं है, आप बेवकूफ है, पूरी प्रोडक्शन खराब कर रहे हैं। आपने जो मेहनत की है पिछले 1.5-2 महीना, वो आप बेवकूफ है, गधे हैं क्या बाकी लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं, और आप इतने स्मार्ट हैं कि आप अपने आप को हीरो बनाने के लिए उन सबकी मेहनत में पानी फेरोगे। ऐसा कभी नहीं करना है। अगर हाँ आप इतने क्रिएटिव हैं, आपका दिमाग इतना शार्प है, इतना चलता है, तो आप ये रिहर्सल पे एक बार
करके दिखा दो, उन्हें बता दो भैया मैं ये करने वाला हूँ, इसे आपने कैसे टैकल करना है, ये बहुत जरूरी है। मैं तभी कहता हूँ एक्टर का ईमानदार होना जरूरी है। ये ईमानदारी नहीं है कि आप ऑन स्पॉट धोखा दे दोगे अपनी पूरी टीम को, कि मैं कह रहा हूँ मैं भाई एक्टर की क्रिएटिव लिबर्टी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये क्रिएटिव लिबर्टी नहीं है, ये आप बाकियों को बेवकूफ बना रहे हैं और अपने आप को भी। आप अपने आप को स्मार्ट समझ रहे हैं और बाकियों को बेवकूफ। ऐसा नहीं। हमेशा रिहर्सल से पहले डायरेक्टर को भी बता दो, अपने को एक्टर्स को भी, भैया ये होने वाला है, मैं इसे ये समझ के कर रहा हूँ, अब आप बताइए क्या करना चाहिए। कभी कभार इससे पूरा बेड़ा गर्क भी होता है प्रोडक्शंस का, तो वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने काम किया है इतना, तो होता है ऐसे कि अगर एक्टर को नहीं पता वो क्या रिस्पॉन्ड करेगा। और कोई डल एक्टर हुआ वहां पर उसके साथ, वो क्या करेगा वहां पर, पूरे का पूरा नाटक बैठ गया आपका। तो ऐसा कभी नहीं करना है। आप क्रिएटिव लिबर्टी लीजिए पर रिहर्सल्स पे लीजिए, शो के दौरान प्लीज उसे अवॉइड करो। हाँ, अगर तुम्हारा इंडिविजुअल है, जैसे तुम्हारा मोनो एक्ट है, वहां पर कुछ तुम अकेले परफॉर्म कर रहे हो, स्पॉटलाइट में हो, वहां पे तुम जो मर्जी करो, तुम्हें पूरी छूट है। बट जब तुम्हारे साथ को एक्टर हैं, स्टेज शेयर कर रहे हो तुम बाकी लोगों के साथ, उन्हें भी पता होना चाहिए तुम क्या करने वाले हो। कई बार होता है कुछ नए एक्टर आए तो उनकी तो हंसी निकल पड़ती है बेचारों की, वहां स्टेज पे ऑन स्टेज, तो लोगों के लिए वो मजाक बन जाता है पूरे पूरा प्रोडक्शन ही। तो वो घातक है। ऐसा क्रिएटिव लिबर्टी जो है वो ना ही होता बेटर है, रिहर्सल्स में जरूर करें। एक सवाल और है सर, हाँ जी ये जी। जब हम एक प्रोसेस में होते हैं, एक नाटक के प्रोसेस में होते हैं, जैसे मैंने आपको भी काम करते देखा, आप वन मैन आर्मी की तरह हैंडल करते हो सब कुछ, तो सर ऐसा होता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, हद से ज्यादा स्ट्रेस में आप अपने कैरेक्टर पे काम नहीं कर पाते, आपको बाकी चीजें भी देखनी है और अपने कैरेक्टर को आप बना नहीं पा रहे हो। उस स्ट्रेस को कैसे टैकल करें सर, उससे मतलब कैसे डील करना है उससे? तभी तुमने देखा होगा कि अपनी मैक्सिमम प्रोडक्शंस में मैं खुद एक्ट कम ही करता हूँ। जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाती है, जब कोई एक्टर नहीं मिल पाता, बहुत मजबूरी हो जाती है, फिर ही मैं आता हूँ। ऐसा होता है, प्रेशर आपके दिमाग में रहता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस डाकघर का रहा है। वहां पे पीछे से दरवाजे को खोलना था और मैं ऑन स्टेज था। मेरे दिमाग में ये चल रहा था, मैं भूल चुका था ये सिचुएशन क्या चल रही है, मेरा दिमाग वहां चला गया था, दरवाजा खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो ये घातक रहता है। हो सकता है कुछ बड़े स्मार्ट डायरेक्टर्स हो, एक्टर्स हो, एक्टर डायरेक्टर हो, जो ये कर पाते, हैंडल कर पाते हो। पर मैं अपना पर्सनल कहता हूँ, मेरे अंदर इतना कैलिबर नहीं है कि मैं डायरेक्शन को और एक्टिंग को एट द सेम पॉइंट उतनी ईमानदारी से कर सकूं। जब एज एन एक्टर मैं स्टेज पे होता हूँ, तो उसमें 90% मेरा डायरेक्टर ही घूम रहा होता है। ओ शिट यार, इस एक्टर ने ये कौन सी पोजीशन ले ली, ये तो मैंने सिर्फ कहा ही नहीं था, अब ये शिट, ये ब्लॉक हो जाएगा इसके कारण। वो आपके चेहरे पे दिखता है, ऑडियंस उसे देख लेती है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि मैं तो एज एन एक्टर बड़ा कम ही काम करूंगा स्टेज पे अभी भी, जब मैं खुद डायरेक्शन कर रहा हूँ। हाँ, जी। कोई और डायरेक्शन करेगा उसके अंडर में डेफिनेटली करूँगा। शर्मा साहब, सिर्फ जी मेरे जी ख्याल से 3 मिनट बचे हैं इस मीटिंग को क्लोज होने में। जी। मैं पहले ही आपका शुक्रिया अदा कर दूं कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, और इस टाइम में मैं चाह रहा था कि कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो, ताकि कुछ डाउट्स लोगों के क्लियर भी हो जाएं और हमें भी कुछ नया सीखने को मिले। थैंक यू इसलिए सर, आपने अभिनय मुझे। कलामंच परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम सर दिया। ये मैं आपका भी पहले ही शुक्रिया। आपका थैंक यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ बात 2 मिनट बचे हैं मीटिंग क्लोज होने में। सर तो मुझे भी मेरा थैंक यू कहने ये दो। जी, एक मेरा सवाल है, सिर्फ हो जी सकता है जी चलते हुए बंद हो जाए। जी 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 सर। मेरे कुछ बच्चे हैं इसी ग्रुप में हैं, मैं जी उन्हें जी बहुत बार कह चुका हूं और थक गया हूं, जब भी मैं डायरेक्शन की बारी आती है, मैं डायरेक्ट करता हूं, तो जी मुझे उनको एक्ट करके बताना पड़ता है कि बेटा ये इस तरह का है। तो बस वो मेरी कॉपी करके तो करके मुझे दिखा देते हैं कि सर हो गया। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि मैं अपने लिए कर रहा हूं, तुम मुझे बन के मत करो ना यार, तुम उस कैरेक्टर हाँ को देखो, मुझे ना देखो प्लीज। तो हाँ, वो ये मैं। वैसे ही अभी नीरज ने जो सवाल पूछा ना, कि बिल्कुल वैसा ही सवाल है, तो मैं चाह रहा हूँ कि बच्चों को एक 1 लाइन में आप प्लीज एक बार बता दे, 2 मिनट बचे हैं मैं प्लीज। बिल्कुल, मैं भी अपनी टीम को हमेशा यही कहता हूँ कि जब आप मेरी तरह एक्टिंग कर रहे हो तो स्टेज पे आपको 10 रविंदर शर्मा दिखेंगे। लोग घर से रविंदर शर्मा को देखने नहीं आए, वो प्रोडक्शन देखने आए हैं। आपको मैंने करके दिखाया है, वो जस्ट एक एग्जाम्पल है। उसे आपने अपने तरीके से लेना है। ऑडियंस को लगना नहीं चाहिए कभी कहीं डायरेक्शन दी हुई है। ऑडियंस को नहीं दिखना चाहिए डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया हुआ है। ऑडियंस को लगना चाहिए यार वाह क्या कमाल किया एक्टर ने। डायरेक्टर क्या कर रहा था, डायरेक्टर कहाँ पर था, डायरेक्टर को पता नहीं चला। देखो यार एक्टर कितने कमाल के हैं, डायरेक्शन तो है ही नहीं कहीं पर। वो कामयाबी है नाटक की। जब डायरेक्टर दिखना शुरू हो जाता है ना एक्टर के अंदर, वो नाटक का फेलियर है। आप डायरेक्टर से सिर्फ इतना ही देखें जितना वो आपको बता रहा है कि भैया ये है, ये अब आप समझ लो कि इसे इस तरीके से करना है, अब आपके ऊपर है, अब अपने ढंग से लीजिए। तो आपका ओरिजिनल दिखना चाहिए, डायरेक्टर का नहीं दिखना चाहिए। सर मैं आपको थैंक्स कह दूं, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर, और आई होप कि कोई एक आधे आदमी को मेरी एक आधी बात समझ आ गई हो, तो मैं बड़ा सेटिस्फाई रहूंगा इससे।
थैंक जी यू। बस इतना ही प्रयास है कि एक आदमी को भी Thank you, बच्चे को sir. भी समझ आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है। थैंक यू सो मच सर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू you, सर, everyone. थैंक यू Thank you. वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank हाँ, you. सर विशाल भैया ने बाकी अपना जितने